नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। हमारे बहुजन संवाद यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का विषय है प्रज्वल रेवन्ना, यौन शोषण प्रज्वल रेवन्ना से मणिपुर तक, पीएम आखिर मौन क्यों। साथियों, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच में अभी विकास नारायण राय जी, जो पूर्व डीजीपी है लॉ एंड ऑर्डर, वह आ चुके हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे डॉक्टर सुनीलम जी, जो सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं और किसान संघर्ष समिति भी है के साथ में जुड़े हुए हैं वर्षों से, वह जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ दिनेश, डॉक्टर दिनेश जी भी जुड़ चुके हैं। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ एक्चुअली, वो आज वीडियो कैप्टन दिनेश चंद्रा, रिटायर्ड ऑफिसर है वायुसेना से, ये सब जुड़ चुके हैं। और आज का संचालन मेरे साथ हमारे जो आनंद प्रकाश जी है, डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, वो मिलके करेंगे। तो साथियों, मैं फिर से थोड़ा अपने इस विषय के बारे में बता देना चाहती हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना जो कर्नाटका से सांसद है और इस बार दोबारा से जनता दल सेक्युलर के टिकट से दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे थे। और साथ ही वह जो है पूर्व हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र है। साथ ही वह एक बहुत बड़ी पहुंच रखने वाले व्यक्ति है। उम्र तो ज्यादा नहीं, 33 साल की उम्र है, परंतु इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े खिलवाड़ कर चुके हैं कि अब मैं क्या कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं परंतु विदेश में जिस तरीके से उन्होंने कांड किया है, ये एक सेक्स कांड के नाम से जान सकते हैं। वो ऐसा विदेश में भी इतना मतलब विभत्स काम नहीं होता है जितना विभत्स काम ये प्रज्वल रेवन्ना ने किया है। इनके जो रिकॉर्ड है, मतलब जो इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो इन्होंने कोई छोटी बच्ची से लेकर 60-65 साल की वृद्धा तक को भी नहीं छोड़ा है। उनका यौन शोषण करने से लेकर उनका बलात्कार करने के लिए, और इतना ही नहीं, उन्होंने वह सबकी क्लिप्स बनाई और क्लिप बना के उसको एक पेन ड्राइव में सेव किया, अपने कंप्यूटर में डाला और फिर उन्हीं के ड्राइवर ने इस पेन ड्राइव को ओपन कर दिया। और आज आप देख सकते हैं कि पूरे कर्नाटका में जो प्रज्वल रेवन्ना है, उनके जो यूट्यूब के विभत्स अश्लील जो क्लिप्स घूम रही है, उनसे पूरे देश में थू थू हो रहा है। और यहाँ पर इसी जो उम्मीदवार के लिए जो एनडीए के साथी घटक दल भी है और सेक्युलर जनता दल सेक्युलर, उनके जो उम्मीदवार है उनके प्रचार में खुद देश के प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने उनका प्रचार ही नहीं किया, न केवल बल्कि ये भी कहा कि इनको वोट देना मतलब कि नरेंद्र मोदी को वोट देने के बराबर है। और आप समझ सकते हैं जिस हालात में ये उन्होंने प्रचार किया, उससे पहले वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे कि इनके इस तरह के सेक्स कांड की जो सीडीज है वो वायरल हो चुकी है और इनका इस तरह से इतिहास है, इतना घिनौना इतिहास है। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने इनका प्रचार किया। अब यहाँ पर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कैसरगंज से कर्नाटका और उन्नाव से उत्तराखंड, अर्थात जहां जहां पे भी महिलाओं के अन्याय के साथ, महिलाओं के शोषण की बात, महिलाओं के साथ यौन अत्याचार की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी चुप्पी लगा लेते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी अगर किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट भी लग जाए तो ट्वीट कर देते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, और दूसरी तरफ भारत देश की बेटियां भारत देश की है, जिन्होंने भारत देश का नाम भी रोशन किया है, ऐसे ओलंपिक मेडल विजेता, उनके साथ भी यौन शोषण होता है। उन्हीं के ही सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके खिलाफ आरोप लगाती है बेटियां, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी चुप्पी लगा देते हैं। इसी तरह आपको मालूम है उन्नाव की घटना, कठुआ की घटना, हाथरस की घटना, उन्हीं के खुद के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो घटना है, अंकिता भंडारी की घटना, फिर बिल्किस बानो की घटना, तमाम वो सब ऐसी घटनाएं हैं जहां पर महिलाएं यौन शोषण की शिकार हुई है। और तो और आप यदि मणिपुर को याद कर दिए तो वो आलम कितना विभत्स था कि 2 महिलाओं को
निर्वस्त्र घुमाया गया और साथ ही उनका यौन शोषण खुलेआम किया गया। तो यहाँ पर इन सब वारदातों के बीच में हमारे नरेंद्र मोदी जी आखिर क्यों चुप रहते हैं, क्यों कुछ बात नहीं करते हैं, कोई नाम नहीं लेते हैं? और वैसे तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं महिला अस्मिता की इज्जत करता हूँ, महिलाओं को शक्ति वंदन समझता हूँ, और इस तरह की बात करने के बावजूद भी जब इस तरह के वारदात सामने आते हैं, और जो ये प्रज्वल रेवन्ना का जो वारदात है वह तो बहुत ही विभत्स है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रचार में लगे हुए हैं, अभी 2 दिन से गुजरात में भी प्रचार कर रहे हैं, परंतु कहीं पर भी महिलाओं के साथ जो यौन शोषण हुआ है उसके अंदर 2976 जितनी क्लिप्स है जो वायरल हुई है उनके बारे में वो चुप्पी लगा के बैठे हैं। तो हम आज बहुजन संवाद के माध्यम से और हमारे जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट आए हैं उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ जब अन्याय होता है तो आप क्यों चुप्पी लगा के बैठते हैं? तो आज के इसी विषय पर हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुनीलम जी हैं जो कि खुद रात दिन प्रचार में लगे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी घटक हैं कांग्रेस के साथ प्रचार कर रहे हैं। मैं उनको अभी फिर से प्रचार में निकलना ही है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि डॉक्टर सुनीलम जी आप अपनी टिप्पणी इस बात पे शुरू कीजिए, क्या कहना चाहती हैं? जी डॉक्टर सुनीलम। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात में रखूंगा। पहले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं बहुजन संवाद के दर्शकों से कि उत्तर प्रदेश का सांझी शहादत सांझी विरासत जो अभियान है उसके द्वारा हैशटैग कैंपेन एक किया जा रहा है। इनका इमीडिएट अरेस्ट को लेकर के और जो भी सुख सुविधाएं उन्हें मिलती हैं उनको रद्द करने को लेकर के प्रज्वल रेवन्ना को, तो इस हैशटैग कैंपेन को जो दर्शक जानते हैं वो जरूर इस कैंपेन के साथ में जुड़ने का काम करें। दूसरी बात मेरा कहना यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के ऊपर चुप रहता है इसका मतलब है कि वो संरक्षण दे रहा है। उनके जो जोड़ीदार हैं जो आप ही के यहाँ से गांधीनगर से ही आते हैं, अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो होम मिनिस्ट्री के अंदर मतलब जो पूरी भूमिका है केंद्र सरकार की इस तरीके के मामलों के अंदर वो पूरी की पूरी वो मौन है, उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं है, कोई एडवाइजरी भी नहीं है, कोई बयान भी नहीं है, जिससे कि ऐसे बलात्कारियों का या यौन शोषण करने वालों का बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, एक मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सब जो पढ़ा बहुत दुख हुआ क्योंकि देवेगौड़ा जी का एक अपना एक शानदार सार्वजनिक जीवन का एक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जब परिवार के अंदर ऐसा व्यक्ति निकल जाए तो मुझे लगता है कि मुंह दिखाने लायक भी इस तरीके का व्यक्ति नहीं रहता। ये ठीक किया उन्होंने कि पार्टी से निकाला, लेकिन केवल पार्टी से निकालने भर से काम नहीं चलता है। तत्काल जो है अभी तक भारत सरकार ने इनको वहां से जर्मनी से जो यहाँ से जब तक रोड रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं होगा और वहां से इनको वापसी के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं होगी तब तक तो जिस तरीके से नीरव मोदी भागा या ललित मोदी भागा उसी तरीके से यह एक इस तरीके का जो आरोपी है इतने विभत्स यौन शोषण का ये भी देश के बाहर ही रहने वाला है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि देखिए 10-11 महीने हो गए हैं मणिपुर के अंदर, और वहां पर आज जो सब कुछ आया है बाहर वो ये आया है कि पुलिस वालों को बाकायदा पुलिस वालों की जीप के अंदर ये महिलाएं चली गई थी, और बाकायदा जब उनसे कहा गया कि भाई पुलिस वाले वो जिप्सी को अपने आगे लेकर के जाएं तो उन्होंने कहा चाबी नहीं है, और जब भीड़ इनको महिलाओं को उतार करके ले गई और उसके बाद में वो जीप वहां से चली गई। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट जो है वो पूरी प्रक्रिया के अंदर मिला हुआ है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो है सिद्धारमैया को, उनकी सरकार को, कि उन्होंने इस तरीके की हिम्मत दिखाई है, क्योंकि अगर जो आपको मालूम है कि जो जिस स्तर की पॉलिटिक्स इस देश के अंदर होती है सब मिली जुली कुश्ती रहती है,
तो हो सकता है वो दबाव भी आया होगा सिद्धारमैया के ऊपर, डीके शिव कुमार के ऊपर, कि वो इस मामले के ऊपर कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये बात तो पहले से लिख के दे गई थी, पहले से ही भाजपा के जो है प्रेसिडेंट को लिख करके दे दिया गया था। इनके सब कारनामे जो हैं वो छुपे नहीं थे, वो पब्लिक डोमेन के अंदर थे, है ना। लेकिन कार्रवाई जो है अभी हाल उसकी अब शुरुआत उसकी हुई है। आगे जो हम लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो ये है कि पूरे देश के अंदर ये जो एक चेहरा बताया जाता है कि एक आध्यात्मिक चेहरा है, एक धार्मिक चेहरा है और लोगों के बारे में चिंता करने वाला चेहरा है, तो ये जो नरेंद्र मोदी का जो एक विद्रूप चेहरा है जिसके अंदर कि हर किस्म के अपराधी को वो संरक्षण देने का काम करते हैं। आपने देखा है जो अभी यहाँ पर इसका उल्लेख भी हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह को किस तरीके से लगातार संरक्षण दिया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी। तो गिरफ्तारी किसने नहीं होने दी, है ना। 10-10 महिला पहलवानों के एफआईआर के बाद में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके लिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, सीधे सीधे इसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं। हम कुलदीप सेंगर का पूरा केस ले लें तो उसके अंदर भी हम लोग ये देखेंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्टेट जो जिससे कि जो दुर्बल लोग हैं या जो एक तरीके से विक्टिम लोग हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन स्टेट जो है वो ऐसे जो लोग इस तरीके की दरिंदगी कर रहे हैं उनके साथ में खड़ा हुआ दिखलाई देता है। तो जो ये दावा करती थी भारतीय जनता पार्टी कि पार्टी विद अ डिफरेंस है और चार चरित्र और चेहरे की जो बात होती थी, तो चार चरित्र और चेहरा एकदम खुल करके पूरे देश के अंदर आ गया है। हम यहाँ पर मांग करना चाहते हैं, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जाने वाले भी हैं। इसको लेकर के कर्नाटक में बहुत बड़ा कैंपेन महिला संगठनों ने और जो दलितों का, किसानों का जो एक पूरा समूह वहां पे बना हुआ होराटा करके उसके द्वारा कैंपेन है। मैं भी उस कैंपेन में शामिल होने के लिए 5 तारीख को कर्नाटक के अंदर मैं वहां पर जा रहा हूं। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूं इस बहुजन संवाद के नाते कि अपनी अपनी जगह पर जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो असली चेहरा है, और मैं संघ के बारे में भी कहना चाहता हूं क्योंकि संघ जो है वो बहुत ही एक संस्कृति की बात करते हैं और उस भारतीय संस्कृति के अंदर महिलाओं का कितना उच्च स्थान है ये वो बताते हैं। लेकिन जब उनकी ही पार्टी के लोग, उनके अलायंस के लोग जब इस तरीके के कुकृत्य करते हैं तो कभी मोहन भागवत जी जो हैं उनके मुंह से कभी कोई बयान नहीं निकलता, कभी कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होती। होना तो ये चाहिए था कि वो कह देते कि भाई अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं खुद धरना दूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, लेकिन वो चुप रहते हैं। मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनीलम जी। अब हमारे बीच में विकास नारायण राय जी हैं जो पूर्व डीजीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर, उन्हें भी निकलना है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप आए और इस विषय पर अपनी टिप्पणी दें। जी विकास नारायण जी। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, क्या मैं विजुअल हूँ आपके स्क्रीन पे? हाँ, देखिए कैमरे में आ जाइए आप ना, आपका कैमरा कैमरे में आ जाइए, आप फ्रेम में बीच में आइए, बीच में आइए, और आइए और आइए और आइए, थोड़ा सा और थोड़ा सा आ जाइए। जी जी बोलिए। काफी टेढ़ा मेढ़ा किया, सॉरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हम इसको सारे को पॉलिटिकल हिसाब से ही देख रहे हैं। हमें पहले समझना चाहिए कि इस मामले में स्टेट क्या है। इस मामले में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक स्टेट ही स्टेट है। ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये मोदी का सब्जेक्ट नहीं है। इसको हमें समझना चाहिए। चीज़ें जो हैं ये महीनों से पब्लिक डोमेन में थे, ये कैसेट जो थे, जो सारी चीज़ें चल रही थी। सरकार ने क्यों नहीं इंक्वायरी होल्ड की, इसे पहले सरकार को बताना चाहिए। एफआईआर में बेटे का ही नाम नहीं, बाप का नाम भी है। बाप से पूछताछ क्यों नहीं की गई अभी तक? तमाम विक्टिम्स हैं, उनसे आपने स्टेटमेंट्स आप क्यों नहीं ले रहे हैं? और आप एक सिरे को पकड़ के ही तो आगे जाएंगे ना। आप सीधे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने शुरू कर देंगे और उसमें अपनी जिम्मेदारी से हट जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। देखो, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, भाजपा, ये सब चीजें कहना ठीक है, उनका सारा स्टैंड पॉलिटिकल है।
ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर के और आपने कठुआ रेप और तमाम जो है ये हरियाणा का राम रहीम जिसको पैरोल मिलती है लगातार, ये सब उनकी पॉलिटिकल जो उनकी कंपल्शन है उसको पूरा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं इसको। लेकिन जो कर्नाटका में हो रहा है वो भी पॉलिटिकल कंपल्शन है उनका, उन्होंने अलायंस किया हुआ और वो जो है वो तो खड़े नहीं होंगे, डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन आपका पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका तो जो लीगल कंपल्शन है वो आपके ऊपर हावी होना चाहिए, और लीगल कंपल्शन ये है कि आप बड़ी तेजी से इस पे कार्रवाई कीजिए। आप किससे डिमांड कर रहे हैं? आप एनसीडब्ल्यू के पास जा रहे हैं, एनसीडब्ल्यू क्या करेगा? जो करना है वो तो आपको ही करना है। एनसीडब्ल्यू तो आपको एक डायरेक्शन ही इशू करेगा, अगर डायरेक्शन इशू कर दिया तो उससे क्या फायदा हुआ? तो करना तो आपको है, आप कीजिए इसको, आपको कौन रोकता है? और जितनी तेजी से कीजिए उतनी अच्छा है। और आप इसको एक इसमें जिस जो लोग शामिल हैं, जब एक बीजेपी के एमएलए जो है चिट्ठी लिख रहे हैं अपने स्टेट प्रेसिडेंट को, और उसके बावजूद जो है वो आगे नहीं मूव कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई जैसा कहा जा रहा है कि कोई नाबालिग लड़की भी है तो पॉक्सो एक्ट है, अगर पॉक्सो की इंफॉर्मेशन किसी के पास है और उसको वो पुलिस को नहीं एक्टिवेट करता है तो वो खुद भी एक को एक्यूज हो जाता है। तो इसमें तो काफी लोग जो है को एक्यूज बनेंगे, बशर्ते कि इसको ठीक से चलाया जाए। तो इसको थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में तो आप देख ही सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बड़ा सीधा सा जो कंपल्शन की बात आप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, मैं एक सीधी सी उदाहरण देता हूँ। एक तो है आशाराम बापू। आशाराम बापू जेल में बैठा हुआ है और उसकी कोई जो है पैरोल वगैरह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि साहब उसकी पैरोल ना हो, और उसको सजा दिलाने में भी नरेंद्र मोदी का बड़ा लंबा चौड़ा हाथ है। जो गुजरात के पॉलिटिक्स को लोग समझते हैं वो समझते होंगे इस बात। दूसरा गॉडमैन है राम रहीम। राम रहीम की हर 6 महीने के बाद पैरोल हो जाती है, हर साल पैरोल हो जाती है, हर इलेक्शन से पहले पैरोल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनको पॉलिटिकली सूट करता है। लेकिन इससे हमें थोड़ा सा ऊपर उठ करके, जब इतना घिनौना कांड हुआ है जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है, और बाहर के अखबारों की और मीडिया की हेडलाइंस देखिए, तो हिंदुस्तान का तो सर पूरा झुक जाना चाहिए। तो ये इस मामले में तो बहुत तेज कार्रवाई होनी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जो एक नजीर बने दूसरों के सामने। पॉलिटिशियन जो है, ये देखो, ये लड़का जो है रेवन्ना जो है, प्रज्वल रेवन्ना, ये निश्चित रूप से मानसिक रोगी है। अगर मुझसे कोई ये कहता है कि मानसिक रोगी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मानसिक रोगी है, इसका बाप भी ऐसा ही है। क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल पावर आपको करप्ट तो करती है, और पॉलिटिकल पावर आपको जो अथॉरिटी देती है उसमें आप अपने को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। एक मौका भी देती है, और आपको जो है वो अपने पे कंट्रोल रखने का एक प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। लेकिन वो सब चीजें हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी में है नहीं। वो चाहे भाजपा हो चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, और भाजपा तो एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है। जब उसमें ही नहीं है तो और किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और उनकी ओर से बयान आना चाहिए क्योंकि वो उनके अलायंस में है। ये सब बातें हमारी ठीक हैं, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई वो तो स्टेट को ही करना है, और स्टेट जितनी तेजी से करेगी उतनी तेजी से जो है लोगों का कॉन्फिडेंस स्टेट मशीनरी में, हमारी नीयत में और हमारे कानूनों में स्थापित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। नारायण जी, आपका विकास नारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही बताया कि राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल मिल जाती है क्योंकि चाहते हैं मोदी जी के ऐसे लोग जो उनको पॉलिटिकल सूट होते हो उनको यहाँ पर पैरोल दिया जाए। और बाकी अब आपने जो आशाराम का उदाहरण दिया, हम समझते हैं कि आशाराम को क्यों जेल हुई और अब क्यों उसको जेल से रिहा नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे भी सब पॉलिटिकल बातें हैं। और बात सही है कि पॉलिटिकल पावर्स करप्ट द मोस्ट। तो अब हम आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए अब आगे मैं कहकशा परवीन जी हैं जो हमारे बीच में कई बार बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी। कहकशा परवीन जी जो सामाजिक कार्यकर्ता व जेंडर एक्सपर्ट्स है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ क्योंकि आप आइए और इस विषय पर अपनी कुछ टिप्पणी दीजिए। जी कहकशा परवीन जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हमारे देश में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि महिलाओं से सिर्फ खिलवाड़ ही नहीं, महिलाओं के साथ जो बिहेवियर है और उस बिहेवियर में जो पूरी सरकार शामिल है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है इसमें, ये बहुत ही शर्मसार करता है, बहुत मनोबल को तोड़ता है।
और बहुत ही अंदर से आहत करती है ये सारी चीजें। एक 10 साल से ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ बलात्कार या महिलाओं के साथ बुरी बिहेवियर पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन पहले होने और अब होने में बहुत फर्क हो गया है। इस 10 साल से जो बर्बरता है, अभी हमारे पूर्व वक्ता जो लोग थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि एक पूरी अगर शिजरा उठा लिया जाए, कटवा रेप है या यूपी की तो बहुत इतिहास रही है, जितने भी केसेस है, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के दंगे में जो बिल्किस बानो के, तो ये सारी जो कहानियां हमारे सामने है, ये एक शब्द ये लोग बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस का जिक्र करती है हर बात में, कुछ भी होता है बोलता जीरो टॉलरेंस। अखबार में आज भी मैंने देखा है योगी जी का स्टेटमेंट, जीरो टॉलरेंस। लेकिन हमें तो लगता है कि 100% टॉलरेंस हो रहा है, ये जीरो टॉलरेंस कहाँ हो रहा है। अगर 1000 टॉलरेंस हम कह सकते हैं इसको। मुझे आज हंसी आ रही थी सुबह योगी जी का एक स्टेटमेंट देख करके, और अखबार वाले भी जैसे कहते हैं ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाती है टाइप का मामला है, कि सरकार वही कर रही है, उनके मंत्री वही कर रहे हैं, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी वही राग है, मीडिया का वही राग है। लेकिन क्योंकि आज जो अखबार में हमने देखा कि जीरो टॉलरेंस, किसी चीज की टॉलरेंस नहीं की जाएगी, और लगातार अगर इनसे 10 साल की जो तो वॉशिंग, जो रविश कुमार कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, जो है वॉशिंग मशीन है, जितनी भी गंदगियां कीजिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन में धुलेगा और आपको एकदम साफ तौर पर बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये पूरी जो ये है प्रक्रिया है, जितने भी हादसे हुए, ये हम जितने लोग यहाँ पे वक्ता बैठे हैं या जो भी हमारे ऑडियंस है, वो सब जान रहे हैं कि कितने 10 साल में कितने तरह के हादसे हम लोगों ने देखे। मैं बस यही कहूंगी कि एक तो शर्म आती है जीरो टॉलरेंस शब्द सुन करके, मुझे जीरो टॉलरेंस शब्द ही बहुत बेइज्जती जैसी लगती है, क्योंकि यहाँ पे तो 100% टॉलरेंस की बात हो रही है। और जहां तक इस पूरे केस की बात है, तो हमने आज पेपर में पढ़ा कि सिट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क क्रिएट किया गया है, और उसमें 2 महिला भी हैं, लेकिन वो 2 महिला मैं बाकी थी, तो मैं सोच रही थी कि जैसे पुलिस में भी हिरार्की बहुत है, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हिरार्की बहुत है, कौन कितना बोलेगा, कौन किसके सामने बोलेगा, कौन किसके सामने सर बोल के रह जाएगा, ये पूरी हिरार्की है। तो जिस तरह से ब्रिजभूषण का जब एक स्पेशल टास्क इन्वेस्टिगेशन तब भी हुआ था, और उसमें पीटी उषा थी, उसकी अध्यक्षता कर रही थी, तो थोड़ा सा मन में उस वक्त आया था कि शायद ये केस थोड़े सही तरीके से सही दिशा में जाएगा। लेकिन हम सब ने देखा कि पीटी उषा सिर्फ एक खिलौना थी, उसमें पीटी उषा की मैं कोई वो नहीं करूंगी, क्योंकि वो बस एक पपेट की तरह वहां पे बैठाई गई थी। उनको भी पता था कि हमें क्यों बिठाया जा रहा है और वहां पे क्या करनी है। उसी तरह से ब्रिजभूषण, आज देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले भी सुना है कि वो गोंडा में एक रैली किया था और खूब दहाड़ दहाड़ करके बोल रहा था कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा और आए कोई माई का लाल, इस तरह के। तो इस तरह के स्टेटमेंट हमारे मुंह से कैसे निकल रहा है? जब तक हमारे सर पे किसी, तब तक ऐसे स्टेटमेंट हमारे मुंह से कैसे निकल पाएंगे, है ना। जब छुट्टा सांड हम छोड़ते हैं तब सांड किसी को ढूंस मारता है, वरना सांड, अगर कोई सांड है तो उसको तो हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए ना। तो उसी तरह इसमें भी ये भी जो कमेटी बनी है, तो 2 जो महिला उसमें पुलिस ऑफिसर है, वो डीजीपी रैंक से कम रैंक की महिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें इतने, उसकी अध्यक्षता एक पुरुष कर रहा है और उसमें 2 सदस्य अगर महिला है भी और वो डीजीपी रैंक से कम है, तो उसकी क्या सही होगी उस ग्रुप में, और वो क्या होल्ड ले पाएगी, क्या स्टैंड ले पाएगी इस पूरे इसके। दूसरी मुझे जो खल रही है बात है कि पेन ड्राइव, बच्चा जान रहा है कि ये पेन ड्राइव में 300 अधिक केस में वहां पर है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है और सीरीज से है, सारी चीजें हैं। क्या इससे बड़ा भी कोई सबूत सरकार को चाहिए क्या किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए? अभी तो ये थी, वो कैसे देश छोड़कर भाग जाए, क्या वो झालमुड़ी वाला है,
क्या वो चाय बेचने वाला है कि वो छुप छाप के किसी पीछे रास्ते से निकल गया? उसने बाकायदा भाई उसके वो अपने पासपोर्ट पर गया होगा ना बाहर, लोग अधिकारियां उसको पहचान रहे होंगे, एक वेल नोन चेहरा है, उसको कैसे जाने दिया जा सकता है? और जो मेरा जो सुबह से मैंने अखबार देखे तो मेरा उस वक्त से मैं काफी मन में सोच रही हूँ कि क्या हम बहुत बड़ा जुर्म कर दे और एक सेट बैठ जाए और उस सेट में जो सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य हैं कि उनको पता है कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, किसको खुश करना है और किसके किसके लिए काम करना, उनको सबको पता है। जो मेरे घर की काम वाली आती है जिसको हम सैलरी देते हैं, क्या वो मेरे खिलाफ कहीं पे बोल सकती है क्या? तो वो पेशे से हैं, कैसे वो, मतलब मैं उस कमेटी की उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, मैं कमेटी की बातें नहीं कर रही कि कमेटी गलत कहेगी, लेकिन कमेटी भी किसी द्वारा संचालित है, मैं उसकी बात कहता है। ये मेरा जो दर्शक वो ये कहता है, ये ना समझे कि मैं सिट के जो कमेटी बनी उस पर मैं सवाल उठा रही हूँ। मेरा सवाल बस ये है कि इतने सबूत रहते आप सिट का अभी एक प्रोविजन बना है, अब वो सिट में वो सदस्य है कि ठीक वो पीटी उषा वाला जो ब्रिजभूषण के टाइम में पीटी उषा ने जो लिया था डिसीजन, वही यहाँ पर भी होने वाला है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो और एक पेन ड्राइव में 300 ये अगर माल्या भी पूर्व वक्ता ने ये भी कहा कि चलो बेटा चला गया था विदेश, फादर का भी नाम है इसमें, फादर से पूछताछ की जाती, लेकिन पूछताछ तो अभी शुरू भी नहीं की गई है ना, अभी तो कमेटी गठन हुई है। और हम सब जानते हैं जो कमेटी गठित होती है तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि हम 20 दिन 25 दिन में एक रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर उस रिपोर्ट को फिर वेरीफाई होगी, यानी अभी पूरा इलेक्शन निकल जाएगा उस वेरिफिकेशन में, और वो विदेश में बहुत ठाट से विदेश घूम करके आएंगे, तब तक इलेक्शन क्लियर हो चुका होगा, फिर से सरकार अगर बन जाती है तो फिर वो वॉशिंग मशीन में धो। तीसरा पॉइंट जो मेरा सबसे अहम है, मैं कहती हूँ कि एक विभूति नारायण जी एक पूर्व डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के, जो हमारे बीच में कभी कभी आते भी हैं वक्ता के रूप में। उन्होंने किताब बहुत पहले लिखी है, शहर में कर्फ्यू, बहुत पहले, हमें लगता है 10-15 साल पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू भी पढ़ा था और मेरी फैमिली में से ही किसी ने उनका इंटरव्यू भी लिया था। तो उसमें उन्होंने एक कोटेशन, उनका जो पूरे इंटरव्यू में एक लाइन था कि किसी भी शहर में अगर कोई भी क्राइम, चाहे दंगा हो, चाहे महिलाओं के साथ हादसा है और उस हादसे का हम निवारण नहीं करते हैं, अगर 24 घंटे से ज्यादा उस चीज को हो जाता है तो उसमें शासन प्रशासन दोनों शामिल होता है। तो ये शब्द जब हम उनका इंटरव्यू 15 साल पहले हमने हिंदुस्तान अखबार में पढ़ा था तो वो शब्द मेरे, और बहुत लाल रंग के पेन से मोटा मोटा लिखा हुआ था कि वो शहर के कर्फ्यू में उन्होंने ये शब्द लिखे थे, तो वो शब्द जैसे मेरे दिमाग में छप गए हैं। और हमें सच में ये चीज, इस बानों को देखिए कि उसके मुजरिम को माला पहना के स्वागत करा के बाहर निकाला जाता है। फिर हम ब्रिजभूषण वाला सीरीज देख ले, हम हाथरस वाला केस देख लेते कि अंततः उस लड़की की मौत हो जाती है लेकिन मुजरिम को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। तो ये पूरे काबिले, मैं निंदा करती हूँ पूरे इसका, और मैं दर्शक से इल्तिजा करूंगी कि अभी भी अपनी बुद्धि खोलिए, समझिए। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल अंधे हो जाएं और हम अंधे होकर के बस ढोल मिल जाए, बस ढोल बजाने से मतलब है। हमें समझना पड़ेगा कि इस ढोल बजाने से अगर खुशी का माहौल है और हम ढोल बजाते हैं तो हो सकता है कि अंदर कोई रूम में कोई बीमार होगा और इस ढोल के नगाड़े से उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है और हमें कितने समझदारी से हमें वोट देना चाहिए और अपने हक की आवाज। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, अगर लोकतांत्रिक देश में लोग, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सभी जितने भी पब्लिक हैं उनको एकत्रित होकर के महिलाओं मुद्दा को, सरकार कुछ नहीं करेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोजेक्ट चला देने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। 1090 हेल्पलाइन नंबर खुला है, महिलाएं फोन करती, उठता भी नहीं है फोन, और महिलाएं उससे सुरक्षित नहीं है। जब तक हम अपनी मुद्दे, हमारा मुद्दा, हमारी अगुवाई पे हमें उतरना पड़ेगा और हम अपने मुद्दे का संचालित करेंगे और हम बहिष्कार करेंगे। जितनी भी कमेटी बनती है हम उसका बहिष्कार करेंगे, तभी सरकार चेत सकती है और हमारे मन की बात कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे वक्ता को और सुनना चाहूंगी। जी, कहकशा परवीन जी, आपने बहुत ही विस्तार से अच्छी तरह से समझाया कि किस तरीके से पहले भी ये होता था, परंतु अब जो हो रहा है
वो तो उसका अतिशय हो रहा है। और बिल्किस बानो का किस्सा ले लो या हाथरस का किस्सा ले लो, जहां पर भी ऐसा कुछ भी होता है और अगर प्रशासन चुप रहती है तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन का भी उसके अंदर हिस्सेदारी है, भागीदारी है। इसके अंदर आपने बृजभूषण शरण सिंह का भी केस जोड़ा। तो आज इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, 50% आबादी महिलाएं हैं, 15% आबादी दलितों की है, 7.5% आबादी आदिवासियों की है, और ये कुल मिलाकर 72% आबादी है। परंतु ये 72% आबादी आज मोदी के शासन में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। कई ऐसे उदाहरण हमने आज तक पिछले 10 साल में देख लिए हैं, जहां पर महिलाएं, आदिवासी और दलित अपने आप में जी सुनीलम जी अब परेशान है और उनके साथ शोषण होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कैसरगंज से उसका बृजभूषण शरण सिंह के लड़के का फाइनल हो गया है टिकट भारतीय जनता पार्टी से। बोलो। अब आप ये समझ सकते हैं, इसलिए इसको बताना आवश्यक था क्योंकि उसका अनाउंसमेंट अब आ गया है। तो किस तरीके की ये निर्लज्ज सरकार है कि एक तरफ अजय मिश्रा टैनी जिसके लड़के ने किसानों को कुचला था, तो मिश्रा उसको टैनी को भी टिकट दे दिया और बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को भी टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और साक्षी मलिक ने कहा है कि असल में सत्ता जो है वो तो बृजभूषण सिंह के पास में ही रहेगी, लड़का तो केवल जो है नाम मात्र का है। केवल यही मैं बहुजन संवाद के दर्शकों के साथ में और फेमिनिस्टों के साथ में शेयर करना चाहता था कि ये बताता है कि कितना, जिसे कहते हैं, पैथेटिक केस है। मतलब इन लोगों के लिए कोई इन सब बातों का महत्व ही नहीं है ना, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बस इतनी सी बात थी। जी। अब साथ ही मैं जोड़ते हुए कहना चाहती हूँ कि मोदी का परिवार, ये कहते हैं कि हम सब मोदी का परिवार है, इस तरह का स्लोगन उन्होंने दिया है। तो मैं अब इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, मेरे जो साथी प्रवक्ता है, कि मोदी के परिवार में सारे भ्रष्टाचारी ही क्यों? मोदी के परिवार में सारे बलात्कारी ही क्यों? मोदी के परिवार में जो देश को लूट खसोट के विदेश में भाग जाने वाले लोग ही क्यों? तो ऐसे मोदी के परिवार का हमें क्या करना आखिर? तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में जागृति राही जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आप भी बहुत संवेदनशील तरीके से हर एक मुद्दे पे अपने विचार रखती हैं, तो आप अपने विचार, अपनी टिप्पणी इस मुद्दे पे दीजिए। क्या कहेंगी आप? जी। धन्यवाद रत्ना जी। मन बहुत दुखी हो जाता है जब इस मुद्दे पे बात करने की नौबत आती है, बार बार आती है। और इस देश में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये इस पूरे वीडियो कांड से ये सामने आ गया कि राजनीति में या कामकाजी महिला जो भी है इस देश में, जो मेहनत कश महिला है, घरों में काम करने वाली हो, पॉलिटिकल नेता हो या कार्यकर्ता हो या फिर कोई प्रोफेसर हो या कोई आईएएस अफसर हो, वो क्यों हर बार शिकार बना ली जाती है? निर्भया कांड के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और आपकी आवाज, मेरे को लगता है उनका नेट चला गया। जी, आप कंटिन्यू करिए और शायद वो जुड़ेंगी वापस, तब समय दीजिएगा उनको। तो इस बीच में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सलीम खान जी। तब तक मैं डॉक्टर सलीम खान जी से अनुरोध करती हूँ कि आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी। शुक्रिया। असल में आपने बहुत अच्छा किया जो इस विषय को जोड़ दिया मणिपुर से, इसलिए कि पिछले ही हफ्ते सीबीआई की मणिपुर के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, और जब वो आई तो उसी के आसपास जो है वो एक कांड भी सामने आ गया। तो सीबीआई ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया, अभी हमारी बहन कह रही थी कि 1 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते, देखिए पिछले साल 5 मई को वो दुर्घटना हुई और उसके बाद सीबीआई के पास गई और अभी रिपोर्ट आई है। तो इस तरह से सरकारी काम चलता है, उसको 1 साल लग जाता है।
उस रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो बहुत चौंकाने वाली है, और उसको अगर हम समझ लें तो हमारी समझ में ये बात आती है कि ये जो प्रज्वल रेवन्ना है, इसने इतनी बड़ी जुर्रत क्यों की। देखिए, सीबीआई ये सरकारी इदारा है, सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें यह आया कि जब एक मॉब जो है वो कुकी लोगों के पीछा कर रहा था, तो 2 औरतें और 2 मर्द आकर के गाड़ी में बैठ गए, पुलिस की गाड़ी में। तो उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से गाड़ी चला। तो पुलिस का जो ड्राइवर था उसने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है। अब आप सोचिए कि ड्राइवर है, पुलिस वाले आसपास खड़े हैं, अब वो कह रहा है कि मेरे पास चाबी नहीं। उसके बाद मॉब और ज्यादा वो हो जाता है, तो उस ड्राइवर के पास चाबी निकल है, वो गाड़ी चलाता है और एक बड़े मॉब के पास ले जा करके गाड़ी रोक देता है। यानी आप समझ लें कि उन 4 लोगों को मॉब के हवाले करती है पुलिस। और उसके बाद फिर जो 2 बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी जो वीडियो बनी, और वो जो 2 मर्द थे उनमें से एक मर्द को मार दिया गया, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद 5 मई से 20 जुलाई तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां पर जो है वो संचार बंद थी, वीडियोस नहीं आ रहे थे। वीडियोस जब आई तो ये बात सामने आई और उसके बाद 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो मुख्यमंत्री पुलिस के लिए जिम्मेदार है, जिसने हिंसा पे कंट्रोल करने में जो नाकाम हो गया, जिसने के उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, और आज भी जब पूछा जाता है कि उनकी क्या सिचुएशन है, पुलिस अधिकारियों का क्या हाल है, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है वो सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे सीएम को हमारी केंद्र सरकार ने नहीं हटाया। आप ये देखें कि हरियाणा के सीएम को हटाया गया, लेकिन बीरेंद्र सिंह को नहीं हटाया गया। तो जब इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको आप बोलते हैं डबल इंजन सरकार, ये जो नीचे वाला इंजन है उसको बड़ा वाला इंजन खींच रहा है, तो फिर लोग जो है वो शेर हो जाते हैं। जो राजनीतिक दल है उनके दिल से डर निकल जाता है। अब वो चाहे बृजभूषण सिंह हो, चाहे वो है वो प्रज्वल गौड़ा। अब आप ये प्रज्वल गौड़ा का केस देखें तो इसमें एक बात बहुत साफ निकल के आई है कि ये यूएसबी तो अभी आई है, पेन ड्राइव तो अभी आई है, लेकिन ये मामला पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल ये आदमी सस्पेंड हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से ये छूटा, उसके बाद में कोर्ट ने गैग लगा दिया। वहां पे एक बीजेपी के लीडर है देवराज गौड़ा, ये जो ड्राइवर है इसने ये पेन ड्राइव देवराज गौड़ा को दी। देवराज गौड़ा ने वो अपने शीर्ष नेताओं को बताया कि देखो ये आदमी ऐसा ऐसा कर चुका है, इसके सारे सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। सुरक्षित नहीं, लेकिन देवराज गौड़ा की बात बीजेपी के नेतृत्व ने नहीं सुनी, और इस साल जनवरी में भी उसने इन्फॉर्म किया। इसके बावजूद उसको टिकट दिया गया और मोदी जी गए वहां पर और उन्होंने भाषण दिया कि इसको मिलने वाला हर वोट मेरी जो है वो ताकत को बढ़ाएगा और इसको आप वोट दीजिए। तो ये जानते बूझते कि ये आदमी वो 300 मामला नहीं है, 2976 मामला हैं उसके अंदर, 2976 औरतों के साथ उसने, उसमें बूढ़ी औरतें भी हैं, उसमें 9 लड़कियां भी हैं, उन सब के साथ उसने शोषण किया। और उसके बाद वो जो है उसके पास जो है वो केंद्र सरकार का दिया हुआ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे अगर वो कोर्ट जाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। ये बात अमित शाह को मालूम है कि अगर उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं होता, अगर उसको टिकट नहीं दिया जाता, अगर उसको जो है वो सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती जानने के बावजूद, तो वो आज जेल में चक्की पीस रहा होता। तो ये सारा मामला जो है वो केंद्र सरकार के संरक्षण में हुआ। और आज अमित शाह जो है वो बहुत ही ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने उसको जाने क्यों दिया।
राज्य सरकार ने उसके लिए एसआईटी बनाई तब तो उसने भागने का इरादा किया। अगर राज्य सरकार एसआईटी नहीं बनाती तो वो क्यों जाता? तो उल्टा खुद गलती करना, खुद जो है वो बलात्कारियों का समर्थन करना और उसके बाद अपने विरोधियों को उसके लिए दोषी ठहराना, ये इतनी बेशर्मी की बात है कि जिसको हम जो है कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आजकल उनके पास मीडिया है, उनकी सारी बातें फैलती हैं, तो और मीडिया उनसे सवाल नहीं करता है, इसलिए वो जो मन में आए बोलते हैं। तो अब ये सिचुएशन है, वो ये कह रहा है कि वो 3 और 4 को आएगा और उसके बाद एसआईटी के सामने हाजिर होगा, उसके बाद तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। हो सकता है कि अगला इलेक्शन जीत जाए। आप ये देखें कि उसके दादा वो प्रधानमंत्री थे, पिछली मर्तबा 2019 में इलेक्शन हुआ तो ये जिस सीट से वो लड़ा है हासन, वो सीट पे जो है वो देवेगौड़ा लड़ते थे, तो उसकी मां ने लड़ाई झगड़ा करके वो सीट अपने बेटे को दिला दी। देवेगौड़ा जाकर दूसरी जगह इलेक्शन लड़े, वो इलेक्शन हार गए। भारत का भूतपूर्व प्रधानमंत्री एमपी का इलेक्शन हार गया और उसका बलात्कारी पोता जो है वो एमपी का इलेक्शन जीत गया और उसके बाद उसको जो है वो संरक्षण दिया गया। तो इस बात के लिए इस केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप देखिए कि मणिपुर के बारे में पहले तो बहुत दिनों तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोले और उसके बाद बोले भी तो 3 मिनट और ये बोले कि जो कुछ मणिपुर में हुआ है उस तरह की घटनाएं दूसरे राज्यों में भी होती हैं और जो है वो कांग्रेस के जो राज्य थे उस वक्त छत्तीसगढ़ और राजस्थान वगैरह, उनका नाम ले लिया, यानी उसको एक मामूली घटना उन्होंने बताई। लेकिन उसके बाद संदेश खाली का मामला सामने आया। संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली में एक टीएमसी का लीडर है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है। उस आदमी को पकड़ने के लिए ईडी गई तो वहां की पब्लिक ने ईडी को भगा दिया। उसके बाद फिर ये हंगामा हुआ, कुछ औरतें खड़ी हुई, उन्होंने इल्जाम लगाए। हो सकता है वो इल्जाम सही हो और अगर वो इल्जाम सही है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उस मामले पर प्रधानमंत्री ने लिखा और बार बार अपने भाषण में उसका उल्लेख किया, यानी जो प्रधानमंत्री संदेश खाली के मामले को कि जिसके बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं आया जैसा कि कोई पेन ड्राइव आ गई हो और या ये कि वीडियो आ गई हो मणिपुर की, उसको तो बहुत ज्यादा उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जहां पर खुले सबूत आए हैं, वीडियो आ गई है, पेन ड्राइव आ गई है, तो उस पर जो है वो उनको चुप्पी लग जाती है और उनका दायां हाथ समझे जाने वाले जो अमित शाह हैं, वो जो है उसको स्वीकार करने के बजाय कि हमने गलती की, हमको उसको टिकट नहीं देना चाहिए था, हमको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए था। आप ये देखें कि उसका जो चचा है, जो सीएम था, उसने तो ये कह दिया कि उसके परिवार से हमारा संबंध नहीं है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने ये नहीं कहा कि उससे हमारा संबंध नहीं है और अभी तक बीजेपी ने जेडीएस के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, जेडीएस ने उसको सस्पेंड किया। तो ये तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। अब इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, सारे लोगों को, लोग बोलते हैं महिलाओं को सोचना चाहिए, नहीं, ये सिर्फ महिलाओं का मसला नहीं है, ये पुरुषों का मसला है, क्योंकि पुरुष जो है वो जुल्म कर रहा है। और फिर ये कि हर महिला किसी न किसी पुरुष की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, तो ये जो है पूरे समाज का मसला है और समाज को जो है वो इस बारे में संवेदनशील होना चाहिए और बीजेपी को बताना चाहिए कि अगर वो बृजभूषण सिंह को से इतनी डरती है कि इतने सारे आरोपों के बावजूद उसके बेटे को टिकट देती है, यानी उसको टिकट देती है, तो ऐसे लोगों को भारत में जो है वो सरकार चलाने का, हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। ये लोग जाए अपना अहमदाबाद में और वहां जा करके कारोबार करें, धंधा बिजनेस करें, इनको सरकार चलाने की जो है वो जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, इसलिए कि ये दूसरों से डरते हैं, वरना से डरते हैं, बृजभूषण से डरते हैं, उससे सीएम से डरते हैं और जो है वो गरीबों के सामने जो है वो शेर बन जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी सिर्फ 2 मरहलों का इलेक्शन हुआ है
और 5 बाकी है। जनता को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा देना चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम खान जी। अभी जागृति राही जी की बात अधूरी रह गई है, उनका कुछ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था। तो आप अपनी बात को चालू रखिए जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं ये कहना चाहती थी कि जो ये पूरा माहौल है, राजनीतिक माहौल है, उसमें सबसे खतरनाक चिंता की बात यह है कि इस तरह की घटनाएं आने के बावजूद वोट की पॉलिटिक्स हावी रहती है और सबसे मतलब महिला वोटर के तौर पर इतनी संगठित नहीं है, इसलिए उनको कोई कीमत उसकी नहीं नजर आती। वो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर जो पॉलिटिक्स है उसमें महिला का मुद्दा पीछे छूट जाता है और इसीलिए कामकाजी महिला खास करके जो वो चाहे नेता हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो या प्रोफेसर हो और किसी या घरेलू कामगार हो, वो सबका वीडियो आ जाता है इस तरह से शोषण करते हुए। तो औरत घर से बाहर निकल के या घर के अंदर ये स्थापित कर रही है, ये मैं इसका नाम ही कर दूं अगर कि बलात्कारी जिताओ पार्टी। तो बीजेपी जो है वो बलात्कारी जिताओ पार्टी हो गई है और वो अपने आप में इस तरह का एक पॉलिटिक्स में एक नॉर्म सेट कर रही है कि आप कितना भी अत्याचार करो, आपके पास अगर वोट बैंक की ताकत है तो आपको उतना स्पेस दिया जाएगा। वो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह के वो महत्व देना हो या सेंगर और टेनी और इस तरह के लोगों को या फिर ये रमन्ना जैसे लोगों को धीरे से बाहर भेज देना हो। तो इस तरह की जो चीज है ये राजनीति में सेट करने का मतलब ये होता है कि पूरे समाज में एक मैसेज जाना कि महिला की सुरक्षा, महिला की इज्जत, सुरक्षा से ज्यादा उसकी इज्जत का कोई महत्व नहीं है। मंगलसूत्र जरूर कीमत रखता है, इसलिए प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र की बड़ी चिंता हो जाती है। वो मंगलसूत्र उनकी पत्नी के भी गले में है, उसकी चिंता उनको कभी नहीं होती है, लेकिन वो मंगलसूत्र उनको मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा लगता है। तो ये बीजेपी की औरतों के प्रति सोच को बताता है कि उनको औरत का होने का मतलब उसका मंगलसूत्र नजर आता है, उसकी अपनी अस्मिता जो है वो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं रखती है। और वो कैसे रखेगी? हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की चुप्पी की, और प्रधानमंत्री जी जब सीएम हुआ करते थे तो एक लड़की की जासूसी और उसके गायब होने का मामला उनके ऊपर भी बना था और उनके रक्षा मंत्री जो आज देश के गृह मंत्री हैं, उनके जो सर्वे सर्वा हुआ करते थे उस समय भी वो महाशय जी ही सारा मैनेज कर रहे थे और शिकायत करने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं था। उस मामले को उठाने वाला एक आईएएस अफसर उस समय का डीएम था जो सस्पेंड कर दिया गया था। तो हमारे देश में बड़ी आसानी से लोगों के चरित्र का इतिहास जो है पूरा, जब वो सत्ता में हो और पावर में हो तो भुला दिया जाता है। वो क्राइटेरिया ही नहीं है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि निर्भया कांड होने के बाद सरकार बदल दी गई थी, मतलब बदनाम कर दी गई थी और एक जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और जो कुछ हुआ वो आज पब्लिक डोमेन में नहीं है। उसको, उसकी लड़ाई को, उसके संघर्ष को नहीं बनाया गया। वो होना चाहिए था कि देश में एक नॉर्म सेट होता कि कम से कम ये क्राइटेरिया मिनिमम होना चाहिए कि जो व्यक्ति जेंडर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, जिस आदमी का चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को पावर में नहीं होना चाहिए, उनको बाहर होना चाहिए। पर हम अभी नैतिकता को, कहीं गांधी जी ने कहा था ना कि बिना नैतिकता के राजनीति महापाप है, विनाश है। तो ये राजनीति विनाश की राजनीति है जिसमें औरत की अस्मिता को और उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। और हम जैसे लोगों से ये उम्मीद की जाती है समाज सेवा करते करते जिंदगी के 25-30 साल लगाने के बाद कि हम इस पॉलिटिक्स में आकर के और अपनी जगह बना लें और अपने तरीके से खड़े हो जाएं। भाई साहब, अपना कपड़ा बचा के, अपना चरित्र बचा के, अपनी इज्जत बचा के हर औरत नमस्ते करना चाहती है, सामान्य औरत करना नहीं चाहती है पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना के रखा है और इसका हल यही है कि इस देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में और सदन के अंदर दिखाई देनी चाहिए, संगठित रूप में दिखाई देनी चाहिए, पार्टियों में, सिस्टम में दिखाई देनी चाहिए। जब तक, जैसे हम कहते हैं कि और सड़कों पे औरतें ज्यादा होंगी तो वो सुरक्षित होंगी, वैसे ही सदन में और राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जब होंगी और संगठित होंगी तब वो सुरक्षित होंगी। पर दुखद है कि अभी भी इतना मैस्कुलिनिटी का दबाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि हिम्मत नहीं हो पाती है और ना महिलाएं जो बैठी हुई हैं वहां कंगना रनौत को महत्व मिलता है।
वहाँ महुआ बनर्जी जो है खतरा झेल रही होती हैं, बाहर कर दी जाती हैं, लेकिन वहाँ चॉइस कौन होती है? वहाँ कंगना रनौत जैसी महिलाएं चॉइस होती हैं। वहाँ ऐसी ही कलाकार हैं आप, ठीक है, अच्छी बात है, आप वो करती हैं, लेकिन संघर्ष करके ऊपर जाने वाली महिला को महत्व नहीं देती हैं पार्टियां। उसकी वजह, और ये जो बेटे हैं सो कॉल्ड बड़े बड़े नेताओं के, ये क्यों इतने मतलब एकदम निरंकुश हो जाते हैं? तमाम, आप छोटे से बड़े तमाम जिला से लेके ऊपर तक के आप देखेंगे, मैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन बात कर रही हूँ, आज औरत का मुद्दा है इसलिए इतना कड़वा बोल रही हूँ कि ये तमाम पार्टियों में ऐसा होगा जहाँ ये नेताओं के MP MLA के बेटे जो होते हैं बिल्कुल निरंकुश होते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सत्ता का और पैसे का इतना घमंड होता है कि उनको डर ही नहीं होता है कि उनके ऊपर कोई कानून लागू होगा, क्योंकि इस देश की पुलिस व्यवस्था, अफसर जो है, लॉबी है, ये बिल्कुल, प्रशासन जो है ये बिल्कुल भी रीढ़ विहीन की तरह काम करता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि उसको कानून लागू करने की जिम्मेदारी है और उसे काम करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। महिला आयोग का अध्यक्ष जाकर के वहां उसको सम्मान देने के बजाय, नोटिस भेजने के बाद बजाय जो है जाकर CM के सामने गिड़ा रहा। भाई साहब, आपको पद किस लिए दिया गया? पद इसलिए दिया गया कि आप तुरंत कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं उसको बाहर कर दिया गया? क्यों जाने दिया गया? कैसे नहीं उसको जब्त कर लिया गया? अभी भी ये प्रशासन का फेल्योर है, इससे मुंह नहीं छुपाया जा सकता। और ये जो सरकार या जो सत्ता, आप नोटिस तो आप बड़े, चाहे केंद्र का भी कोई पदाधिकारी इसमें लिप्त हो या व्यक्ति लिप्त हो, आपको लेना चाहिए था, तुरंत लेना चाहिए और अभी भी लेना चाहिए। क्यों उसके परिवार के लोग क्यों घूम रहे हैं? क्यों इस तरह की चीजें अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर ली गई? मतलब वो महीनों से घूम रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आजकल में वायरल हो गया है। उनकी खुद की पार्टी के लोग, ये ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर ये चीजें पता नहीं है। एक आदमी 3000 4000 महिलाओं के साथ गलत करता है और उसके बावजूद वो टॉलरेट किया जाता है समाज में, और वो भी साउथ में, जहाँ दक्षिण में, कर्नाटक में कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, जागरूक लोग ज्यादा हैं, वहां महिला के लिए इस तरह की सोच रखने वाले लोग पॉलिटिकल पावर में आते हैं और उनसे बार्गेन किया जाता है, क्योंकि उनके पास वोका लंगा सो कॉल्ड मतलब कम्युनिटी है, उसका वोट है, इसलिए हम उनसे बार्गेन करते हैं। ऐसे लोगों को हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? हमारा खुद का वैल्यू सिस्टम कहाँ है? तो मुझे तकलीफ है इस बात की कि इस देश में अभी भी इस तरह के लोग पॉलिटिकल स्पेस पा जाते हैं और हर पार्टी में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जिनके बारे में ऐसे मुंह ढक कर बात की जाती है, खुलकर नहीं कहा जाता, क्योंकि हम खुलकर किसी के बारे में इस तरह की बात करने से अभी भी बचना चाहते हैं कि अरे भाई, कौन नुकसान झेलेगा, कौन दुश्मनी ले लेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी है। ये जो जब तक अभय मिलता रहेगा ऐसे गंदे लोगों को, तब तक समाज में महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा का सवाल हमेशा खड़ा रहेगा और एक के बाद एक सीडी कांड आते रहेंगे। MP में भी हुआ था, पिछली सरकार कांग्रेस की उस समय भी फेल हुई थी इस मामले में, क्योंकि सबको मालूम था कि वहां पे तमाम भाजपा के नेताओं की सीडी घूम रही थी और ये हो रहा था कि अब चुनाव में इसको जारी होगा, लेकिन नहीं हुआ जारी और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो हमें लगता है कि इसके लिए महिला संगठनों को आगे आना चाहिए और इसको एकदम आंदोलन का एक मुद्दा बनाना चाहिए, नेशनल लेवल पे इस पे पूरी आवाज उठनी चाहिए। आप फांसी देना और गोली मार देना महिला हिंसा का जवाब नहीं है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का जवाब नहीं है, जो दिखाया जाता है फर्जी मामला बना के। हमें ये चाहिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें हमारी इज्जत और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। धन्यवाद। जी जागृति जी, आपने बताया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए, तभी वो सुरक्षित हो पाएंगी, साथ ही ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनना चाहिए। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए अब मेरे जो सह संचालक है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी देते हुए इस कार्यक्रम का समापन कीजिए। नहीं, अभी हमारे बीच जो कैप्टन दिनेश चंद्रा जी हैं, हम चाहेंगे कि दिनेश चंद्रा जी अपनी बात विस्तार से रखें। दिनेश चंद्रा जी अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद आनंद प्रकाश जी और रत्ना जी। बड़ा सामयिक विषय है, मणिपुर से और रेवन्ना तक की खामोशी। इस खामोशी की प्रैक्टिस जो भाजपा है वो काफी पहले से कर रही है। बिल्किस बानो की अपराधियों को माला पहनाई गई, ब्रजभूषण के केस में चुप्पी साध ली गई,
तो अब मैं अपना मुख्य वक्तव्य शुरू करता हूं। डॉक्टर सुनीलम ने एक स्टेटमेंट दिया था, पार्टी विद अ डिफरेंस। तो डेफिनेटली पार्टी विद अ डिफरेंस है। वो इसलिए है कि पहले की सरकारों में या पहले की पार्टियों में अगर जो भ्रष्टाचार का कुछ मुद्दा बड़ा होने लगता था तो पार्टी उस पर एक्शन लेती थी, सरकारें उस पर एक्शन लेती थी और सरकारें गिर गई। छोटे छोटे मुद्दों पर अपने पाटिल साहब थे, उनको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में कपड़े बदल लिए थे। तो पार्टी विद डिफरेंस तो है, पहले की पार्टी एक्शन लेती थी और अभी की पार्टी ये भाजपा एक्शन नहीं लेती। इट इज अ पार्टी विद बिग डिफरेंस एंड ग्रेट डिफरेंस। नाउ हमारे एक साथी ने बोला कि मोदी जी का पॉलिटिकल कंपल्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। यस, पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे, लेकिन उन पॉलिटिकल कंपल्शंस के बीच में कहीं ना कहीं देश आता है, कहीं ना कहीं हमारे देश के सिटीजन्स की और खास तौर से महिलाओं की अस्मिता आती है। पॉलिटिकल कंपल्शन में ये नहीं होता कि आप किसी की भी इज्जत से खेल लें और चुपचाप बने रहें जबकि आपके हाथ में सत्ता है। और ये केवल पुलिस के एक्शन लेने की बात नहीं है, ये बात यह है कि इस देश का प्रबुद्ध नागरिक वो एक्शन क्या लेता है। अफसोस कि इस देश का प्रबुद्ध नागरिक केवल बंद कमरों में एसी में बैठ के डिस्कस करता है। दिक्कत इस बात की है, इसीलिए ये लोग मौन हैं, इसीलिए लोग मौन हैं मणिपुर से रेवन्ना तक। आज मैंने एक वीडियो देखा, एक नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहा हूं मैं, वीडियो देखा तो उसमें एक पत्रकार, किसी चैनल के पत्रकार महोदय लोगों से पूछ रहे थे कि भाई इस बार, और दिल्ली की बात है, कि इस बार कौन, बोले इस बार फिर से मोदी सरकार। तो कई लोगों से पूछा और ये वो लोग थे जो आम मजदूर हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनसे पूछ रहे थे और सब आश्वस्त थे कि भाई हमें 5 किलो राशन मिलता है, 5 सदस्य, हमारे घर में 70 किलो आता है और बढ़िया आराम से जिंदगी चल रही है। पानी आता है, बिजली आती है, सड़कें बनी हुई हैं, बड़े आराम से जिंदगी चल रही है, इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनको दोबारा आना चाहिए। फिर वो उससे पूछते हैं भाई एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ? वो बोला मणिपुर कहाँ है, मणिपुर उसको नहीं पता कहाँ है। मणिपुर में क्या हुआ ये भी उसको नहीं पता कहाँ है, क्यों हुआ, अब क्या हुआ और क्यों हुआ। तो पहले वो ये कह रहा था कि नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया है, फिर ये हुआ कि जी मणिपुर भारत में है और वहां पर इतने महीने, इतने 1 साल से चल रहा है सब, और ये इतना सब कुछ हो गया, आपको नहीं पता? बोले मुझे नहीं पता। बोले इसके लिए जिम्मेदार कौन? कि भाई वो तो मणिपुर वाले जिम्मेदार होंगे, मोदी जी क्यों? बोले मोदी जी के देश में आता है वो, मोदी जी जिम्मेदार हैं। बोले हाँ, फिर तो मोदी को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन का ये बुरा हाल है कि एक आम नागरिक को 5 किलो राशन के अलावा जो उनका वोट बैंक है उसको और कुछ नजर नहीं आता है। वो केवल वही देखता है जो उसको दिखाने की कोशिश की जाती है और वो उसमें सफल होते हैं। मुद्दा ये है। तो हम जो अपने आप को प्रबुद्ध नागरिक कहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को कम्युनिकेट करें कि देश की स्थिति क्या है। हम उतने उग्र रूप से या उतनी इंथुसियास्टिकली काम नहीं करते हैं जितना इंथुसियास्टिकली ये अंधभक्त काम करते हैं, और वो जनता की आवाज बन जाते हैं। हम जनता की आवाज इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम अच्छे नागरिक हैं, प्रबुद्ध हैं, बहुत बढ़िया हैं। वो जनता की आवाज बनते हैं जो हल्ला मचाते हैं, वो जनता की आवाज बनते हैं जो मस्जिद के सामने डीजे बजाते हैं। ये इसलिए चुप्पी है। क्यों? क्योंकि इनकी इस चुप्पी से इनके वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चुप रहेंगे तो इनको वोट मिलेगा, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो इनको वोट मिलेगा, क्योंकि मुद्दे पर बात करेंगे तो मुद्दा उछलेगा। जब मुद्दा उछलेगा तो लोग सवाल करेंगे कि ये मुद्दा क्या है, क्यों है, कौन जिम्मेदार है। इसलिए चुप्पी है ये। दूसरा, हमारे एक साथी ने भी बोला कि भाई प्रशासन में सब वही करते हैं, पुलिस में सब वही करते हैं जो सत्ता चाहती है। तो एक, मैं फौज में रहा हूं और शायद पुलिस के साथ भी यही होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी यही होता है कि हमें शुरू में जब भर्ती होते हैं तो हमें एक मंत्र दिया जाता है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द पॉलिटिकल विल। हमारा केवल ये काम होता है, हमारा काम फौज में सवाल करना नहीं होता है, हमारा काम होता है टू इम्प्लीमेंट द विल, पॉलिटिकल विल ऑफ द कंट्री।
तो पॉलिटिकल विल क्या है, ये प्रशासनिक अधिकारी आज की तारीख में उसी पॉलिटिकल विल के तहत काम करते हैं। ये आईपीएस अफसर जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, नॉट दैट कि दे आर बैड, लेकिन उनको